इस देश के 140 करोड़ लोग वो जन है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के वो जन है, और इस 140 करोड़ लोगों में से हर साल 80 लाख लोग मर जाते हैं। 140 करोड़ लोगों तक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी पहुंचें, और ये 80 लाख मृत्यु कम कैसे हों, ये हमारा चैलेंज है। हमारी चुनौती जो देश के सामने है वो ये है, और इसलिए आज थोड़ी उसके बारे में बात करूंगा। जब हम इन 140 करोड़ लोगों तक सेहत पहुंचाना चाहते हैं, तो सेहत क्या प्रोडक्ट है? बाजार में मिलता है पैकेज। तो सेहत किस चीज को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? अमेरिका से जब 40 साल पहले मैं लौटा, दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में एक बूढ़े से मेरी परिचय कराया गया। वो बूढ़ा थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी जैसे दिखता था, इसलिए याद रह गया। बाद में बताता हूँ वो कौन थे। तो उनको बताया गया कि ये अभय है, ऐसे वैसे। तो उन्होंने मुझे कहा, अच्छा अभय तुम डॉक्टर हो? मैंने कहा हाँ। अमेरिका से पढ़ के आए हो? मैंने कहा हाँ। तो बताओ सेहत की भारतीय व्याख्या क्या है? अब मैं पेशोपेश में 10 साल मेडिकल की पढ़ाई की थी, लेकिन सेहत की भारतीय व्याख्या तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ था। मैंने उनको WHO की स्टैंडर्ड व्याख्या बताई, उन्होंने कहा वो छोड़ दो, वो पश्चिमी है, मुझे भारत की व्याख्या बताओ। मैंने हार स्वीकार की। तो उन्होंने कहा सेहत को भारतीय शब्द क्या है? मैंने कहा स्वस्थ, बस वही व्याख्या है। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, जो दूसरों पे निर्भर है वो अस्वस्थ है। तो भारत की हेल्थ की व्याख्या ही इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि उसमें अन्य लोगों पर निर्भरता से मुक्ति है। फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस उसमें निहित है। तो हमारी सेहत की व्याख्या जो है, हम डॉक्टर लोग तो ऐसे गिनेंगे अक्सर कि वजन कितना है, बीपी कितना है, शुगर कितना है, और फिर कहेंगे कि ये सेहतमंद है। नहीं, भारत की व्याख्या जो है, जो अन्य किसी पे निर्भर नहीं है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। अब बता दूं, जिस आदमी ने मुझे स्वस्थ की व्याख्या बताई वो साक्षात महात्मा गांधी के पोते थे, प्रोफेसर रामचंद्र गांधी। तो मानो एक गांधी के मुंह से ही मैंने नई व्याख्या सुन ली। मेरे लिए ये यूरेका मोमेंट था। उसके पहले तो बस मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ सीखा था, लोगों को जाके स्टेथोस्कोप से जांचना और मेडिसिन बांटना, इसी का मतलब स्वास्थ्य सेवा होती है, ऐसे सोचा था। ये एक नया प्रकाश मिला कि लोगों को अपने सेहत के बारे में आत्मनिर्भर करना, ये स्वस्थ बनाना है। इसलिए गांधी का ही दूसरा शब्द उधार लेके, गांधी हिंद स्वराज की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो स्वस्थ लोगों को अगर बनाना है तो मैंने एक दूसरा शब्द अपने लिए कॉइन किया, आरोग्य स्वराज। तो हम जब स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं लोगों को, तो इसका मतलब नहीं कि बड़े बड़े अस्पताल खोलें, इसका मतलब नहीं कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ने में हर्ज नहीं है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सिद्ध नहीं होता है। अस्पताल, डॉक्टर्स, ड्रग इंडस्ट्री और मेडिकल इंश्योरेंस, ये चारों के चारों स्वास्थ्य के बारे में परावलंबन बढ़ाते हैं। और एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है कि जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट ही बीमारी बढ़ाने में है। वो बढ़ाते हैं, ऐसा मैं इल्ज़ाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसका निहित वेस्टेड इंटरेस्ट बीमारी बढ़ाने में है। और हमको खोज करनी है स्वस्थ होने की। 140 करोड़ लोगों को हम स्वस्थ कैसे बनाएं? अब इन लोगों की जनता की स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं?
40 साल पहले जब हम गढ़चिरौली गए, गढ़चिरौली की थोड़ी बात नाम शायद सुना नहीं होगा आपने। महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासी जिला है, जो बस्तर इलाका है जहाँ पे नक्सलवादियों के साथ अभी बड़ा युद्ध चल रहा है, उससे सटा हुआ ये हमारा गढ़चिरौली जिला है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सेवा में इसको काला पानी, अंडमान निकोबार माना जाता है, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता है। इसीलिए हमने सोचा कि वहीं जाएं जहाँ ज़रूरत है। इसे लौटे थे अमेरिका से, गढ़चिरौली गए, तो गढ़चिरौली के लोगों को क्या ज़रूरत है, कैसे जाने। हम तो अमेरिका से आए थे, तो इसलिए गढ़चिरौली के लोगों की, आदिवासियों की और गांव के लोगों की हमने पहली स्वास्थ्य संसद बुलाई। हम नहीं तय करेंगे कि लोगों को क्या देंगे, लोग हमको बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। तो हमने उनको पूछा कि आपकी स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम कुछ करें। 50 गांव के लोगों ने 3 दिन चर्चा करके फिर बाद में बाकायदा वोटिंग किया गया। सब हर एक को 3 वोट्स दिए गए। वोटिंग करके उन्होंने 35 साल पहले हमको जो समस्याएं बताई वो मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने पहली समस्या बताई, हमारे बच्चे मर जाते हैं। दूसरी समस्या बताई, पुरुष शराब पी के धुंध पड़े रहते हैं। तीसरी समस्या बताई, महिलाओं को बहुत कमजोरी है। और चौथी बताई कि दिन भर काम करने के बाद हमारी पीठ, कमर और जोड़ों में बहुत दर्द होता है। अब ये लोगों का दिया हुआ एजेंडा है हमको कि लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 4 हमारी प्रमुख समस्याएं हैं, इन पे कुछ आप कर सकते हो तो करो। तो पिछले 40 साल से हम इन 4 समस्याओं के साथ ही जूझ रहे हैं। अब पहली समस्या जो उन्होंने बताई थी, बच्चे मर जाते हैं, और इसका एक साक्षात अनुभव मुझे हुआ। अगस्त का महीना था, जंगल में हमारा अस्पताल है आदिवासियों के लिए। दिन भर मरीज देख कर मैं शाम को घर लौटा, थक गया था, इसलिए बेड पे लेटा ही था और बड़ी तेज बारिश चल रही थी। अचानक दरवाजे पे खटखटाहट हुई। उठा, दरवाज़ा खोला, 2 औरतें मेरे घर में घुस गई। एक बूढ़ी औरत थी और दूसरी उसकी लड़की 20-25 साल की, और उसके गोद में बिल्कुल एक सिर्फ हड्डियों का जैसे बच्चा हो ऐसा एक छोटा बच्चा था। मैंने अपने बेड पे बच्चे को रखा और बच्चे ने मुझे सिर्फ 30 सेकंड दिए। मैं उसको देख रहा हूं और मन में, डॉक्टरों को आदत होती है कि देखते देखते मन में डायग्नोसिस बोलते रहते हैं, अपने से ही बोलते हैं। तो मैंने कहा, मन में कहा, नवजात शिशु है, बहुत कुपोषित है, न्यूमोनिया हो गया है, डिहाइड्रेशन हुआ है। और मैं 4 डायग्नोसिस बोलूं, उतने में उस बच्चे ने सांस बंद कर दी और मर गया। मेरे ही बेड पे जब एक बच्चा मरता है तो बाल मृत्यु क्या होता है इसका साक्षात दर्शन होता है। उस माँ को और नानी को जब पूछा तो पास के 4 किलोमीटर दूर के गांवों से थे, लेकिन बच्चे को समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब ये कि आप आदिवासी इलाके में जाके जंगल में अस्पताल भी खोल दें, फिर भी उस नवजात शिशु को मेडिकल केयर नहीं मिल पाती है। जिस बच्चे को न्यूमोनिया होता है उसको मेडिकल केयर नहीं मिल पाती है। क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि लोग अगर हम तक नहीं आ पाते हैं मेडिकल साइंस तक, तो मेडिकल साइंस को लोगों तक जाना पड़ेगा। और ये नवजात शिशु या जिसकी हाल ही में जचकी हुई डिलीवरी हुई है ऐसी माँ, उसको तो घर के बाहर निकलना परमिशन नहीं होती है, नज़र लग जाएगी, जादू टोना हो जाएगा। और इसलिए हमने पूरे मेडिकल साइंस को उल्टा करने का तय किया। WHO, यूनिसेफ कहा करते थे कि नवजात शिशु अगर बीमार है तो बड़ी गंभीर बात है, तुरंत हॉस्पिटल भेजो। नवजात शिशु के लिए हॉस्पिटल तो वहाँ से गढ़चिरौली से 300 किलोमीटर दूर था, कहाँ भेजो। और हमारे हॉस्पिटल के वहाँ जाने पर भी शिशु वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। तो लोगों ने जो कहा था हमारे बच्चे मरते हैं, उसका मतलब क्या होता है ये हमने देखा। और इसलिए ये आरोग्य स्वराज्य के लिए
हमने सोचा कि इसका मतलब ये जो कौशल है, ये जो पावर है कि बीमार बच्चों को इलाज कर सके, ये पावर गांव गांव में देनी पड़ेगी। ये अस्पताल में रहना काफ़ी नहीं है, और इसलिए बेयरफुट डॉक्टर की तरह गांव गांव की एक औरत को चुन के उसको 1 माह के ट्रेनिंग के द्वारा, ऐसा मानिए हमने कि उनको गांव की उसको पीडियाट्रिशियन बनाया। उनके हाथ में दवाई दी, जांच के साधन दिए, नवजात शिशु को कैसे जांचा, उसका वजन कैसे गिना जाए, उसकी गंभीर बीमारी कैसे डायग्नोस की जाए और उसका इलाज कैसे किया जाए। और ये सिर्फ हम कहते हैं इसलिए हो गया कहना काफ़ी नहीं, इसलिए इसकी एक वैज्ञानिक ट्रायल बनाई। 39 गाँव में 39 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, इनको हमने आरोग्य दूत नाम दिया, और 47 गाँव में गवर्नमेंट प्रोग्राम। इसकी एक तुलना का 3 साल का प्रयोग हुआ। इन औरतों ने, जिनको हमने गांव की बाल रोग शिशु रोग तज्ञ बनाया था, 3 साल में यहाँ का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो पहले 121 था, इसका मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए 121 मर जाते थे 1 साल में, वो 30 तक कम आ गया। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैं, वहाँ के जो चेयरमैन ऑफ पीडियाट्रिक्स थे उनको हमने बुलाया कि ये इन औरतों को जो हमने सिखाया है क्या वो काफ़ी है। तो भारत के 10 बड़े पीडियाट्रिशियन लोगों को बुलाया, उन्होंने 3 दिन इनकी परीक्षा ली और आखिर में कहा कि ये गढ़चिली की अर्ध साक्षर महिलाएं, सर्च के आरोग्य दूत, 39 आरोग्य दूत, ये नवजात शिशु के बारे में जितना जानती है उतना एम्स के MBBS डॉक्टर भी नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं को डॉक्टर के पास, अस्पताल के पास अटके रहने का कोई कारण नहीं है। इस ज्ञान को आप गांव-गांव में पहुंचा सकते हैं, गांव की औरत को भी इतना आप पावरफुल कर सकते हैं, सक्षम कर सकते हैं कि वो अपने कंधों पे, अपने हाथों पे, बलवान हाथों पे गांव के सभी बच्चों की सेहत संभाल सकती है, उनको बचा सकती है। ये जो हमने अध्ययन किया, ये द लैंसेट ने प्रकाशित किया। नवजात शिशुओं को ये सेवा घर घर मिली। ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि आरोग्य स्वराज्य में गांव में ये ताकत जानी चाहिए कि उनको दिल्ली या देहरादून या बम्बई या नागपुर आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो गांव में ही आरोग्य सेवा संभव है। और इसलिए जन जन तक अगर हम सेहत पहुंचाना चाहते हैं तो हमको डॉक्टर और अस्पताल और मेडिकल इंश्योरेंस के बाहर जाके सोचना पड़ेगा कि लोग सक्षम कैसे बने, गांव सक्षम कैसे बने और स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक ऐसे कैसे पहुंचे। अब दूसरा इशू था जो औरतों ने कहा था, पुरुष शराब पी के पड़े रहते हैं। पिछले 40 सालों से गढ़चिल में शराब के खिलाफ इतना आंदोलन चला, इतना काम हुआ, तो आज स्थिति ऐसी है कि जब पहला सर्वे हमने किया तो 70% पुरुष शराब पीते थे। इतने वर्षों के काम के बाद आज शराब 24% पुरुष सिर्फ पीते हैं, और हर साल जिले का 100 करोड़ रुपया जो शराब का है वो बचता है। तो बाल मृत्यु कम हुए, शराब कम हुई। अब क्या समस्याएं बची, और भाई भारत की भी क्या समस्याएं बची। भारत की और गढ़चिली की जो आगे की समस्या है, चुनौतियां हैं, उनमें कुछ तो पुरानी समस्या है। कुपोषण, 35% बच्चे कुपोषित हैं। देश में 11 करोड़ आदिवासी हैं। हम शहरों में रहते हैं, हमको एहसास भी नहीं होता है कि देश में कुल कितने आदिवासी हैं। देश में कुल 11 करोड़ आदिवासी है। दुनिया की 10वें नंबर की जनसंख्या का ये अलग देश बन सकता है, इतनी आबादी है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति देश में सबसे खराब है। और अब ये बीमारियां कंट्रोल हुई नहीं, कुपोषण, मलेरिया, टीबी, भारत में बड़ी तेजी से, जिनको हम असंक्रामक रोग कहते हैं,
ऐसी बीमारियां जो कभी दुरुस्त होने का नाम नहीं लेती है। और यहाँ जितने लोग अभी बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि अगर मैं हाथ ऊंचा करने कहूँ तो कम से कम आप में से चौथाई लोगों को इसमें से कोई ना कोई बीमारी निकलेगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक। तो ये जो असंक्रामक बीमारियां दुरुस्त नहीं होती हैं, एक बार हो जाए तो जिंदगी भर आपको डॉक्टर का गुलाम होना पड़ता है, लाखों रुपए की ट्रीटमेंट लगती है। और इसके साथ साथ ये बीमारियां भारत में अभी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। साथ ही साथ भारत में आज कितने प्रतिशत पुरुष शराब पीते हैं आप जानते हैं? WHO का ताज़ा रिपोर्ट कहता है कि भारत के 51% पुरुष शराब पीते हैं। और भारत में पुरुष प्रति व्यक्ति 6 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसका मतलब हुआ 600 पेग शराब पीता है। और भारत में शराब के 4 करोड़ व्यसनी हैं। तो नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, हम पैदा किए जा रहे हैं। इनको हम कैसे रोकेंगे? अब ये जो आखिरी सब बीमारियां मैंने बताई, इनके लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि जितनी मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसी उतनी कीमत भी बढ़ती है। और आप अस्पताल में भर्ती हो जाए तो दिवाला तो लग ही जाता है, 10 लाख के नीचे तो बिल होता नहीं है। तो ऐसी हालत में हम किस ढंग की स्वास्थ्य सेवा, दिशा क्या हो हमारी? हमारे सामने एक मॉडल है जिसको नाम हम देंगे अमेरिकन मेडिकल अतिरेक मॉडल। इसलिए मैंने अतिरेक कहा कि मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कुछ चमत्कार कर सकती हो अमेरिका के लोगों को उपलब्ध है। और चमत्कार तो बढ़ते ही जाते हैं, कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। आज अमेरिका की मेडिकल केयर की हालत क्या है देखिए। अमेरिका का औसतन प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है, तो प्रति व्यक्ति औसतन $68,000 पर कैपिटा पर ईयर इनकम है। उसमें से 18% मेडिकल केयर पे खर्चा होता है। इसका मतलब प्रति व्यक्ति $10,000 अमेरिका में मेडिकल केयर की एवरेज कॉस्ट है। हर साल खर्चा होता है 18% जीडीपी। भारत उस तुलना में देखिए, भारत का जीडीपी जो है प्रति व्यक्ति $2,800, अमेरिका का 68,000 है, हमारा $2,800 है। भारत अपने 2,800 का 4% स्वास्थ्य पे खर्चा करता है। अमेरिका 68,000 का 18% स्वास्थ्य पे खर्चा करता है। हम 2,800 का 4% खर्चा करते हैं। इसलिए अमेरिका में $10,000 प्रति व्यक्ति मेडिकल केयर पे खर्चा है प्रति वर्ष। भारत का $112 है। $112 जिसके जेब में है, वो देश बाजार में जाके अमेरिका की बाजार जहां $10,000 प्रति व्यक्ति है कॉस्ट, वो मॉडल अगर उसका अनुकरण करना चाहे तो असंभव है। इसलिए हमारे लिए मेडिकल अतिरेक वाला मॉडल कोई काम का नहीं है, वो असंभव भी है, वो दिवालिया बनाने वाला मॉडल है। इसलिए हमको जिस मॉडल में हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, अपने आप पे निर्भर होगा, स्वतंत्र होगा, ऐसा मॉडल हमको ढूंढना पड़ेगा। उस मॉडल को मैंने जो नाम कहा कि हमने आरोग्य स्वराज्य नाम दिया है, लेकिन उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेगा कि हमारी जीवन शैली बदले। आज जो हम खाते हैं, जिस ढंग का आहार लेते हैं, घर में भी होटलों में भी, वो बीमारी पैदा करता है। स्वस्थ रहने की लड़ाई आपके और मेरे खाने के थाली में लड़ी जाती है। खाने की थाली जो है और औरत का रसोई घर जो है, वो हमारा कुरुक्षेत्र है, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य का नियति वहाँ पर तय होती है। तो हमको जीवन शैली ऐसी अपनानी पड़ेगी कि जिसमें हम स्वस्थ रहें। हर एक को व्यायाम और योग, इसको अमल में लाना होगा। व्यसनों से हमको मुक्ति करनी पड़ेगी और गांव-गांव में हमको आशा, और वैसा ही एक पुरुष कार्यकर्ता जो पुरुषों का भी इलाज करे, उसको मैंने अपना नाम दिया है, उसको अशोक, जो शोक को हटाता है वो अशोक।
तो गांव-गांव में आशा और अशोक, एक 10 लाख आशाएं और 10 लाख अशोक, ऐसे 20 लाख लोगों की हमको एक महीने में आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी। जो गढ़चिल में जिस ढंग से हमने देखा कि बाल मृत्यु कम हुए, सरकार स्वास्थ्य पर आज, भारत की स्वास्थ्य नीति है कि 2.5% जीडीपी खर्चा करेगी। अब 2.5% के पास में जाना संभव नहीं, तो जो 1.25% खर्चा करती है सरकार, लेकिन उसमें पानी का खर्चा और कुपोषण का खर्चा जबरदस्ती से जोड़ के सरकार ने उसको 2% आंकड़े पे बनाया है। वास्तव में तो सरकार सिर्फ 1.25% खर्चा करती है जीडीपी का। राष्ट्रीय नीति के अनुसार 2.5% होना चाहिए, और अगर 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो विकसित राष्ट्र तो 10% जीडीपी स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं। हम सरकारी आंकड़े भी अगर मान ले तो भी 2% जीडीपी हमारा स्वास्थ्य पे खर्चा होता है। तो इसको बढ़ाकर पहले 2.5% और फिर 10% करना पड़ेगा। तो जन जन के सेहत के लिए एक बड़े क्रांति की ज़रूरत है। वो क्रांति सरकार को भी करनी पड़ेगी। अपने खर्चे में सेहत पे जो खर्चा है और गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो कैसे गांव-गांव तक, गरीब तक पहुँचे, और ऐसे नहीं पहुँचे कि जिससे अवलंबन बढ़े, ऐसे पहुँचे कि जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े, आरोग्य स्वराज्य बढ़े। और हम सब पर जिम्मेवारी है कि हम अपना जीवन इस ढंग से जिए कि बीमार न पड़े। स्वस्थ अगर होना चाहते हैं तो स्वस्थ रहिए। तो आज जन जन के सेहत के लिए आज की स्थिति क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और हम आरोग्य स्वराज्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आपने कुछ मेरे विचार सुन लिए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।